Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ईयू जो है एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा। ठीक है, क्या क्या उसकी पावर्स हैं, कैसे कंपेयर किया था हमने यूएसए के साथ उसको, है ना। तो हमने उसमें देखा था कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंडिंग है इसकी जो है अपनी मिलिट्री के ऊपर, है ना। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी के परमानेंट मेंबर भी हैं। ठीक है, तो ईयू का जो है वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो गया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर, ये चैप्टर है आपका, चैप्टर सेकेंड। वीडियो का है ये पार्ट थर्ड। ठीक है, टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो है आसियान। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आसियान की फुल फॉर्म देख लो। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आसियान की फुल फॉर्म है। अब देखो, जब आसियान की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो आसियान बेसिकली क्या है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके नाम में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। देखो, साउथ का मतलब क्या हो गया, जो हमारे इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं, है ना। ये सारे, हम खुद भी, इंडिया खुद भी साउथ में है। ठीक है, तो साउथ कंट्रीज हो गई। ईस्ट की साइड की मान लो आप जो है जितने भी ये हमारे, अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का जब हम मैप देखते हैं तो जो हमारे इधर वाले, जो जितने भी आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जितनी भी आइलैंड कंट्री है, कौन सी आइलैंड कंट्रीज, जितने भी आइलैंड कंट्रीज है ना, इन्हीं कंट्रीज को हम किस में रखते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रखते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, इन्हीं कंट्रीज का क्या है, एक एसोसिएशन है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे, जहां पे भी आपको इंडिया का मैप नजर आएगा, उसके जो है इधर बे ऑफ बंगाल की साइड में आइए आप, इधर जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्रीज क्या है, एसोसिएशन है किसका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या हुआ कि जब ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को क्या मिली, इंडिपेंडेंट मिली। ठीक है, क्या मिलती है इनको, जब इंडिपेंडेंट मिलती है, कब, आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको आजादी मिलती है, तो आजादी मिलने के साथ ही क्या है, इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्यों, क्योंकि ये जो पहला जो इसमें प्रॉब्लम थी कि ये जो सारी कंट्रीज थी, ये क्या थी, ये सारी कॉलोनियल कंट्रीज थी, है ना। कॉलोनियल कंट्रीज होने की वजह से मैक्सिमम, देखो जितने भी आइलैंड अभी हमने कंट्री देखा ना, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो ज्यादातर पर जो है या तो ब्रिटेन का जो है कॉलोनीज था ये, या तो ब्रिटेन की कॉलोनी थे ये, ठीक है, या फिर जापान की कॉलोनी थे। ठीक है,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इन्हें आजादी मिली तो ये क्या थे, कॉलोनियल कंट्रीज थे, मतलब ये किसी न किसी की क्या थी, कॉलोनीज थी, है ना। इसमें से मैक्सिमम जो थे वो या तो ब्रिटेन की कॉलोनी थे या फिर जापान की कॉलोनीज थी। अब इन दोनों की वजह से क्या हो रहा था, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। देखो इनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, है ना। अब ये एक्सप्लॉइटेशन कैसा था इनका, इकोनॉमिक भी था, ठीक है, पॉलिटिकल था, कल्चरल था, ठीक है, रिलीजियस था। सभी तरीके से क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, ठीक है। अब इस एक्सप्लॉइटेशन के चलते ही क्या हो गई, यहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ गई, ठीक है, जिसमें पहली प्रॉब्लम क्या थी, गरीबी, है ना। क्योंकि भाई जितने भी इनके रिसोर्सेस थे, इन रिसोर्सेस को इन्होंने निकाल निकाल के अपनी कंट्री में इन्होंने भेज दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब इन्हें छोड़ गए ये, तो इनके सामने एक और चैलेंज आया, नेशनल बिल्डिंग का, है ना, कि किस प्रकार से अपने देश को कंस्ट्रक्ट करे, कैसे अपने नेशन को बनाए, कौन सी पॉलिसीज लाए, कौन सा जो है किस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये इंप्लीमेंट करे, ये सारे चैलेंजेस इनके सामने आके खड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या था, नेक्स्ट जो चैलेंज था इनके सामने, प्रेशर ड्यूरिंग कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार के समय क्या था, इनके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर डाला गया था, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इनको इंडिपेंडेंट मिली ये 1945 के बाद ही मिली, क्योंकि यहीं पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या होता है, खत्म होता है। जब ये खत्म होता है तो यहीं से बिगिनिंग होती है किसकी, कोल्ड वॉर की, ठीक है। अब वर्ल्ड के जो दोनों पोल थे, है ना, दो दो ब्लॉक में डिवाइड था ना भाई, दो ब्लॉक में डिवाइड था, एक यूएसए वाला था और दूसरा कौन सा था, यूएसएसआर वाला था, ठीक है। ये दोनों ही ब्लॉक क्या करते थे, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को प्रेशराइज करते थे कि भाई आप हमारे फेवर में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी तरफ से आप आकर जो है एक दूसरे का विरोध करो। अगर यूएसएसआर की टीम में जाएंगे तो यूएसए का विरोध करेंगे, अगर यूएसए की टीम में आएंगे तो यूएसएसआर के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया था, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया था, ठीक है। एक बार वापस से समझो, आसियान, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब इनको इंडिपेंडेंट मिली कब, 1945 में, ठीक है। और 1945 जो टाइम है, ये जो ईयर है, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड का और बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर की शुरुआत का, ठीक है। तो जब ये आजादी इनको मिलती, जब इनको इंडिपेंडेंट मिलती है, तो ये क्या थे, बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरे हुए थे, बहुत ज्यादा इनके सामने क्या थी, प्रॉब्लम्स थी। रीजन क्या था, क्योंकि ये कॉलोनियल कंट्रीज थे, ठीक है, ये किसी न किसी की क्या थे, कॉलोनीज थे। और कॉलोनीज होने की वजह से क्या हो रहा था, इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। कैसे, ये जो कॉलोनीज थे मैक्सिमम ब्रिटेन या जापान की कॉलोनी थे, तो इस वजह से इनका क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। कैसा, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से जब ये इंडिपेंडेंट हुए, जब ये छोड़ के गए इन दोनों देश, मान लो ब्रिटेन छोड़ के गया, जापान छोड़ के गया, जब ये छोड़ के गए तो इनके सामने क्या आ गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई, ठीक है। एक तो खुद ये प्रॉब्लम था कि ये कॉलोनियल कंट्री है, दूसरा क्या था, जब ये छोड़ के गए थे यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी व्याप्त हो गई थी। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या था, नेशनल बिल्डिंग। अब इनके सामने ये भी चैलेंज था कि हम अपने देश को कैसे बनाएं, किस टाइप की जो है गवर्नमेंट को अडॉप्ट करें, है ना, क्योंकि वर्ल्ड में देखा जाए अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आपको याद होगा कि हिटलर, मुसोलिनी, है ना, इवन यहाँ तक कि जापान में, है ना, चाइना में, रशिया में, किस प्रकार से अथॉरिटेरियन जो है गवर्नमेंट थी, ठीक है।
और किस प्रकार से ये लोगों का एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो इनके सामने भी इसी तरह के जो चैलेंजेस थे कि किस प्रकार की हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें ताकि इनका जो नेशन है वो अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सके। ठीक है, था फोर्थ पॉइंट क्या था, प्रेशर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ठीक है, जो कोल्ड वार का टाइम था, ठीक है, तो इसमें दोनों ब्लॉक के थ्रू जो है, दोनों ब्लॉक के द्वारा जो है इनके ऊपर क्या किया जाता, प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो ये कुछ एक चैलेंजेस थे। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो सेकंड पॉइंट देखो क्या था। फर्स्ट पॉइंट ये प्रॉब्लम सारी थी। सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जो है हमारा क्या है, ये सेकंड पॉइंट है। देखो समझो थोड़ा सा पहले थर्ड वर्ल्ड कैसे। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, है ना, तो ये क्या था, तीन पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें, इसमें कौन सी कंट्री आती थी, यूएसए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड की बात करें तो इसमें कौन आता था, यूएसएसआर। ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड किसके किसको बोला जाता था, जितने भी हमारे एशियन कंट्री थे, बेसिकली जो गरीब देश थे। ठीक है, जिनके यहाँ पे क्या था, जो अंडर डेवलपमेंट थे या डेवलपिंग थे। ठीक है, जो अभी शुरू नया नया जो है उनका विकास होना शुरू हुआ था, ऐसी सभी कंट्रीज को हम किस में रखते हैं, थर्ड वर्ल्ड में। ठीक है, तो बेसिकली कौन से थे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बेसिकली कौन सी थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसी की यूनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, इस वाले वर्ल्ड की। ठीक है, अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे ना, जब इनको आजादी मिल गई, इंडिपेंडेंट मिल गया, तो इनको वर्ल्ड ने किस कंट्रीज के नाम से जाना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जाना। तो ये साउथ ईस्ट एशियन चाहते थे कि एक ऐसी हम लोगों के बीच में यूनिटी बने, एक ऐसा मंच तैयार हो जहां से हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सके, कोऑपरेशन कर सके। ठीक है, इस पर्पज से इन्होंने क्या किया, देखो दो काम किया इसने, जो है एक इनफॉर्मल, इंटरेक्शन करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, मतलब इनफॉर्मल तरीके से हम क्या करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें और इंटरेक्ट करें, सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इसकी वजह से इनके सामने क्या थे, दो ऑप्शन मौजूद थे। पहला तो था नाम का, ठीक है, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं। और दूसरा क्या था, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था, कब, 18 से अप्रैल 1955 में, जिसका नाम क्या था, बैंडूंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कौन सा कॉन्फ्रेंस, बैंडूंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कौन सा कॉन्फ्रेंस किया था भाई इन्होंने, बैंडूंग कॉन्फ्रेंस। अब जब इन्होंने जो है ये इस तरीके की चीजें, नॉन अलाइन का मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि वो जो ना तो इस ब्लॉक में जाएंगे ना इस ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, इन दोनों से क्या करेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, हमारा इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो था, ये 18 से लेकर 24 अप्रैल 1955 में चला था। सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बंडूंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये इंट्रक्शन था ना, ये काफी नहीं था इनके लिए। ठीक है, इनके लिए क्या था, ये काफी नहीं था। इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए जो ये इनफॉर्मल कोऑपरेशन इंटरेक्शन ये करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, यहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, एक और कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। ये सहमत हुए यहीं पर कि भाई हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। तो यही से जो है
आसियान के फाउंडेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है, नींव पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक थॉट आता है इनके मन में कि हम कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, और उसे इंप्लीमेंट किया गया किसके साथ, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, इन 1967। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहीं से जो है हमारे आसियान की स्टार्टिंग होती है, स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, आसियान की शुरुआत होती है। देखो, इसको कई लोग आसियान बोलते हैं, एशियान बोलते हैं, है ना। तो ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन इसका। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तो आसियान ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 1967 का ईयर है, ये यहीं से क्या होता है, आसियान की स्टैब्लिशमेंट होती है। ठीक है, चलो देखो, अब जब इसका जो जब इसको जो बनाया गया, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे। इसके टोटल फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 5। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कितने थे इसके, टोटल 5। कौन कौन से थे, देखो। फर्स्ट मेंबर था इसका फिलीपींस, मलेशिया, मलेशिया। थर्ड मेंबर था सिंगापुर, है ना। फोर्थ मेंबर था इसका जो है इंडोनेशिया। फिफ्थ मेंबर था इसका थाईलैंड। ठीक है, ये इसके क्या थे, 5 फाउंडिंग मेंबर थे, किसके, इस आसियान के, जो कब बना था, 1967 में बना था। ठीक है, किसके थ्रू बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है आसियान को स्टेब्लिश किया गया था इन 1967। फाउंडिंग मेंबर्स में क्या थे, फिलीपींस, मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। लेटर ऑन इसमें जो है बाद में कुछ और कंट्रीज इसमें ऐड होंगी, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे वाले पॉइंट में। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था, एम क्या था, किस वजह से इसे बनाया गया था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, आर्थिक रूप से हम लोग क्या करेंगे, जो है आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग उपस्थित करेंगे। ठीक है, लेकिन ये किसके मीडियम से किया जाएगा, थ्रू सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये है, मतलब अगर हम अपनी क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे किसमें, सोशल अफेयर्स में और कल्चरल अफेयर में। ठीक है, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो हम उसके साथ ही साथ क्या करेंगे, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है,
ठीक, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। एक बार फिर से देख लो, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967, इसी ईयर में जो है आसियान को स्टेब्लिश किया जाता है। फाउंडिंग मेंबर्स में 5 थे, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है, इसका एम क्या था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन थ्रू सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, थ्रू कल्चरल प्रोग्रेस डेवलपमेंट के थ्रू जो है हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या था, फोर्थ पॉइंट। देखो हाँ, उस वाले में छूट गया था, जो प्रीवियस वाला पॉइंट था आप उसमें उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आसियान की जो है स्टेब्लिशमेंट डेट जो है, उसको जब स्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को, इसी दिन जो है वो हुआ था बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। जो कैपिटल है किसका? इंडोनेशिया का। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता। ठीक है, जब हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बात करते हैं तो लेटर ऑन इसमें जो है 5 मेंबर जो है और क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। मेंबर क्या करते हैं? आसियान। ठीक है, 5 और मेंबर जो है आसियान को ज्वाइन करते हैं। वो कौन कौन से थे? ब्रुनेई, दारुसलाम। ठीक है, सेकंड था वियतनाम। ठीक, थर्ड था म्यांमार। फोर्थ था कंबोडिया। एंड फिफ्थ था लाओस। है ना, लाओ। फिफ्थ कंट्री कौन थी? लाओ। ठीक है, ये 5 मेंबर क्या होते हैं? इसमें ऐड हो जाते हैं। अब जो है आसियान का टोटल मेंबर कितने हो गए थे? टोटल मेंबर ऑफ आसियान कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, 5 क्या थे? फाउंडिंग मेंबर थे, और बाद में लेटर ऑन जो है 5 मेंबर ने क्या किया? आसियान को ज्वाइन कर लिया, जिसमें ब्रुनोई दारुसलाम, ठीक है, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओ। अब देखो, ये जो 10 कंट्री थी ना, ये मिलकर क्या चाहती थी कि इस क्षेत्र में, रीजनल मतलब हो गया क्षेत्र। ठीक है, किस क्षेत्र में? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में क्या हो? पीस बनी रहे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या रहे? स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ठीक है, ये जो स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए क्या करते थे? सभी के सभी 10 कंट्री एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते थे। ठीक है, कोई भी ऐसा इशू होता था तो उसमें ये लोग जो है अपनी मीटिंग के थ्रू क्या करने की कोशिश करते थे? उसे सही करने की कोशिश करते थे। डिप्लोमेटिक तरीके से उसे क्या करने की कोशिश करते थे? सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। बहुत ज्यादा ज्यादा है नहीं, छोटा छोटा है। ठीक है ना, पॉइंट इसको मैंने तोड़ दिया है थोड़ों थोड़ों में, ताकि आपको आपको आसानी हो इसको लर्न करने में, याद करने में इसको आसानी हो। ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, देखो क्या था? आसियान वे। ठीक है, आसियान का रास्ता कैसा था, किस प्रकार से ये काम कर रहे थे? ठीक है, इसी को जो है आसियान वे बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या था? ये लोग जो है आसियान वे मीन्स
इनफॉर्मल इंटरेक्शन आसियान वे। ठीक है, आसियान वे का क्या अर्थ है? इनफॉर्मल इंटरेक्शन। ठीक है, ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने के लिए उन्होंने दो रास्ते चुने। एक तो था नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट और दूसरा था कॉपरेशन। ठीक है, दो रास्ते चुने। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि कोई भी ऐसी बात ना करना। जब भी इनका कॉन्फ्रेंस होगा, जब भी इनका कोई इश्यू के ऊपर ये आके डिबेट करते हैं, तो इस डिबेट में जो है ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छेड़ा जाएगा जिससे कि दूसरे कंट्रीज को क्या लगे, बुरा लगे। ठीक है, या उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ा जाएगा। पहला तो ये पॉइंट रखा उन्होंने। दूसरा पॉइंट क्या रखा उन्होंने कि हम क्या करेंगे, कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने के लिए इन्होंने दो रास्ते निकाले। पहला था नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट और दूसरा था कॉपरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा मुद्दा इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में ना छेड़ा जाए जो दूसरे देशों की क्या हो, हानि पहुंचाने वाला हो। ठीक है, उसे अवॉइड करना। दूसरा क्या था कि ये आपसी सहयोग के द्वारा जो है सभी इश्यूज को सॉल्व करते थे और प्रोग्रेस को फॉरवर्ड करते थे, आगे बढ़ाते थे, है ना। तो ये दो इनका जो है तरीका था जिससे जो है आसियान अपने काम को करता था। और साथ ही साथ में देखो एक और पॉइंट है इसमें। ठीक है, और ये जो आसियान कंट्री थी ये कभी भी नहीं चाहते थे क्या, सुप्रा नेशनल कंट्री बनना। दे डिड नॉट वांट टू सुप्रा नेशनल कंट्री। ये कभी भी जो है सुप्रा नेशनल कंट्री नहीं बनना चाहते थे। देखो जैसे अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने देखा था ना, एक सुप्रा नेशनल करके एक अलग से ही पॉइंट बना हुआ था। ठीक है, उसमें हमने तीन टर्म्स को जो है डिस्कस किया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आसियान की बात करें तो आसियान कभी भी नहीं चाहते थे कि वो सुप्रा नेशनल कंट्रीज के रूप में काउंट किया जाए, या बनना नहीं चाहते थे वो कभी भी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 5 पॉइंट हो गया यहाँ तक। अब छठा पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ, दे डिड नॉट वांट टू बी सुप्रा नेशनल कंट्री। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी छूट गया था यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। जो शेष रह गया, इसका जो बचा हुआ रह गया है, उसे हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और खूब मेहनत करें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू।